देखिए जी, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने। टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई में हमने डिस्कस किया था कि टैक्सेबल इवेंट क्या है। कोई भी ऐसी घटना जिसके घटित होने पर आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है, ऐसी इवेंट को आप कहते हैं टैक्सेबल इवेंट। ओल्ड टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता था। ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम में बहुत सारे इवेंट्स होते थे। एक्साइज ड्यूटी के केस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो टैक्स पे करना पड़ता था। सर्विस टैक्स के केस में अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे तो सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। सिमिलरली कस्टम ड्यूटी के केस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सर्विस टैक्स पे कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। सीएसटी एंड वैट में अगर आप सेल करते थे तो उस केस में आपको टैक्स लायबिलिटी अराइज होती थी। लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें तो यहाँ पर एक ही टैक्सेबल इवेंट है, दैट इज सप्लाई। और सप्लाई किस चीज की? सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइन। सो अगर हम टैक्सेबल इवेंट की बात करें जीएसटी में तो आपको फोकस किस पे रखना है? सप्लाई पे। अगर ये साबित हो गया कि आपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करी है तो आपको जीएसटी पे करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप जीएसटी पे नहीं करना चाहते तो आप ये साबित कर दीजिए भाई आप सप्लाई नहीं करते। जैसे ही आप सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जीएसटी लागू होने के लिए आपको क्या देखना है कि क्या आप सप्लाई के क्षेत्र में आते भी हैं या नहीं आते। सो यहाँ पे जो इस चैप्टर में मेन फोकस रहेगा आपका वो रहेगा सप्लाई के बारे में डिस्कस करना कि सप्लाई में क्या सब आता है। क्योंकि अगर आप सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आएंगे तो आप जीएसटी से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? सप्लाई। सप्लाई का जनरल मीनिंग क्या है? सप्लाई का अगर हम नॉर्मल मीनिंग देखें तो अगर हम किसी को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रदान करना या किसी को कुछ मुहैया करवाना इज नोन एज सप्लाई। और अगर हम जीएसटी लॉ की बात करें तो जीएसटी लॉ में सप्लाई की डेफिनेशन नहीं है। सप्लाई की डेफिनेशन नहीं है, सीजीएसटी एक्ट में सप्लाई की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 है, देखिए ये सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 है। उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी गतिविधियां लिखी हैं जिनको आप सप्लाई मानते हैं। सो अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो सेक्शन 7 में लिखी हुई है तो आप सप्लाई के डेफिनेशन में आते हैं और अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन 7 है, क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटीज हैं जिसको कि आप सप्लाई मानते हैं, इसलिए सेक्शन 7 को हम स्कोप ऑफ सप्लाई भी कहते हैं कि जो सप्लाई है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो सेक्शन 7 जो कि स्कोप ऑफ सप्लाई है, इसमें हम 4 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है हमारा नॉर्मल या टैक्सेबल सप्लाईज का। और इसमें आपको ये सेक्शंस लर्न करने हैं। सेक्शन 7(1) है आपका नॉर्मल या टैक्सेबल सप्लाईज का। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A है आपका डीम्ड सप्लाई का। और डीम्ड सप्लाई ऐसी एक्टिविटीज जो कि स्केड्यूल 2 में मेंशन्ड हैं वो सप्लाई के क्षेत्र में आएंगी। सेक्शन 7(2) आपको बताएगा कि ऐसी कौन सी सप्लाईज हैं जो कि नॉन टैक्सेबल हैं। दैट मीन्स कि सप्लाई तो है, वो सप्लाई तो है लेकिन
वो नॉन टैक्सेबल हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सप्लाई की डेफिनेशन में तो आती हैं, लेकिन आने के बाद उसको वहां से निकाल दिया गया है, उसको जीएसटी से बाहर कर दिया गया है नॉन टैक्सेबल करके। ऐसी एक्टिविटीज आपकी लिखी हैं स्केड्यूल 3 में। एंड लास्ट इज सेक्शन 7(3) दैट इज डिक्लेयर्ड सप्लाई। कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये ट्रांजैक्शंस को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। सो हमें ये 4 पार्ट्स डिस्कस करने हैं: नॉर्मल, डीम्ड, नॉन टैक्सेबल एंड डिक्लेयर्ड। एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल सप्लाई, दैट इज सेक्शन 7(1). ठीक है जी, अब आते हैं आज के सेशन पे। देखिए, तो सेक्शन 7 को स्टार्ट करने से पहले हम ये कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो टैक्सेबल इवेंट है अंडर जीएसटी, वो है हमारी सप्लाई। सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। बिना ये जाने कि गुड्स और सर्विसेज में क्या क्या आता है, सप्लाई को डिस्कस करना बेफिजूल है। सो गुड्स क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले गुड्स में क्या क्या आता है। गुड्स, गुड्स का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है। लेकिन क्या नहीं आता? एक्सक्लूड्स। एक्सक्लूड्स मतलब क्या नहीं आता। गुड्स की डेफिनेशन में क्या नहीं आता? मनी एंड सिक्योरिटीज। पैसा एंड सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? शेयर्स। सिक्योरिटीज में क्या आता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब। तो गुड्स में क्या आता है? गुड्स का मतलब है किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। लेकिन मनी, चल संपत्ति होते हुए भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और सिक्योरिटीज भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको लॉ ने कहा है कि आपने इसको गुड्स की डेफिनेशन में नहीं लेना। समझ गए बात? तो गुड्स में हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन 2 तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, दैट मीन्स मनी एंड सिक्योरिटीज। इनको निकाल दिया बाहर। और आएगा क्या? इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स में क्या आता है? कोई ऐसा उधार जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। उधार की वसूली के लिए अगर आप कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे चीजों को, ऐसे उधार को, ऐसे कर्ज को, कर्ज या फिर डेट जिसके लिए आप कोर्ट जा सकें, आप उसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं, ये गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। और गुड्स में क्या क्या आता है? ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल, उगती हुई फसल।
गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी। ग्रास, घास, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी चीज जो लैंड के साथ जुड़ी हुई है लेकिन आप उसको जमीन से अलग करके बेच सकते हैं, ऐसी हर चीज गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। सो अगर आप कोई ऐसी चीज सप्लाई कर रहे हैं जो कि गुड्स की डेफिनेशन में आती है, तो दैट मीन्स कि आप टैक्सेबल इवेंट में कवर हो गए। अगर आप गुड्स की डेफिनेशन में आ गए तो आप टैक्सेबल इवेंट में कवर हो गए हैं। सो गुड्स में क्या आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन क्या नहीं आएगा? मनी एंड सिक्योरिटीज। और क्या क्या आएगा? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। दिस इज अबाउट गुड्स। सो अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो आप टैक्सेबल इवेंट कर रहे हैं और आपको जीएसटी पे करना है। अगर आप ये साबित कर दें कि आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आती है, तो आप जीएसटी से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आपको गुड्स का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो गुड्स की कर रहे हैं या सर्विसेज की कर रहे हैं। अब सर्विसेज का मतलब क्या है? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। भाई इसमें तो सब कुछ ही आ गया। जो चीज गुड्स में नहीं आई वो सब सर्विसेज है। भाई इसमें तो सारा जहान समा गया। दैट मीन्स अगर आप गुड्स में नहीं आते तो आप सर्विसेज में तो फॉल कर ही जाएंगे। एनीथिंग अदर देन गुड्स। लेकिन इसमें भी क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा इसमें भी? मनी एंड सिक्योरिटीज। पैसे, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब नहीं आएंगे। और क्या सब आएगा? इंक्लूड्स ऐसी एक्टिविटीज जो कि संबंधित हैं, एक्टिविटीज जो कि संबंधित हैं यूज ऑफ मनी के साथ। देखो मनी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पैसे को यूज करने के लिए कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल अभी करते हैं। और कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म और करेंसी टू another form or currency for which separate consideration is charged। ये समझते हैं हम। देखिए सर्विसेज में क्या आएगा? जो कुछ गुड्स में नहीं आया वो सब सर्विसेज में आ जाएगा। दैट मीन्स सर्विसेज की डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया। लेकिन क्या नहीं आएगा? पैसे और सिक्योरिटीज सर्विसेज में नहीं आएंगे। और क्या सब आएगा? पैसा तो नहीं आएगा, लेकिन पैसे को यूज करने से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जब आपको लोन देता है तो आपसे क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है, साथ ही प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता है। कभी कभी स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता है कि भाई हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर आपको लोन दे रहे हैं, तो हम आपसे इस काम के लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस भी लेंगे। ये जो इंटरेस्ट है दिस इज व्हाट? बैंक लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं
ये सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आता बेटा, ये सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन पैसे को यूज करने के लिए जो आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है बैंक, वो सर्विस है, और वो टैक्सेबल इवेंट की डेफिनेशन में, सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगा, और अकॉर्डिंगली इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सो पैसे को इस्तेमाल करने से लेकर, अगर किसी भी तरह की कोई सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही, कोई एक्टिविटी प्रोवाइड करी जा रही है, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ मनी, आप पैसे को कन्वर्ट करवा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको फॉरेन जाना है, मान लीजिए आपको यूएस से ट्रैवल करना है, तो आपको क्या चाहिए? डॉलर्स, डॉलर्स चाहिए। आप क्या करते हैं? आप रुपीस को कन्वर्ट करवाते हैं डॉलर में। किसी भी बैंक के पास जाकर आप रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं, और जो बैंक है वो आपसे कमीशन चार्ज करता है। बैंक आपसे कमीशन चार्ज करता है, दैट मीन्स बैंक ने आपसे सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज करी है। आप क्या कर रहे हैं? आप मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और फॉर्म में, या किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए बैंक आपसे कंसीडरेशन चार्ज कर रहा है, और वो कंसीडरेशन क्या है? कमीशन, कंसीडरेशन चार्ज कर रहा है। सो दिस कम्स अंडर सर्विसेज, ये सर्विसेज में आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये पैसा है तो ये सर्विसेज में नहीं आएगा। नो, आएगा सर्विस में। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि सर्विसेज में अगर आप यूज ऑफ मनी कर रहे हैं, या मनी को कन्वर्ट करने के लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हैं, तो सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी तरह की कोई सप्लाई कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप गुड्स के अंडर आते हैं या सर्विसेज के अंडर आते हैं। और गुड्स या सर्विसेज देखने के लिए आपको ये दोनों डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी कि किसी भी तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। दैट मीन्स क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये देखिए, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो यहां से बाहर हो गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। अगर आप अचल संपत्ति को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप रेंट दे रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप यूज करने को दे रहे हैं किसी को। आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया अपने घर का, और उस फर्स्ट फ्लोर को आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? वो सर्विसेज में आ जाएगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज या सेल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में क्या सब आएगा, क्या नहीं आएगा, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी के लिए गुड्स की डेफिनेशन में आपको मूवेबल प्रॉपर्टी करनी है, जिसमें कि मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आएंगे। साथ ही साथ इसमें क्या सब आ जाएगा? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। और सर्विसेज में क्या आएगा? कुछ भी जो गुड्स नहीं है इज अ सर्विस, और इसमें भी मनी और सिक्योरिटीज नहीं आते। लेकिन अगर आप मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मनी को कन्वर्ट करवा रहे हैं, जिसके लिए आप सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज में आएगा। और एक बार अगर आप गुड्स या सर्विसेज के दायरे में आ गए, और आप इन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, अब सप्लाई में क्या है वो तो हम देखेंगे ही। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप टैक्सेबल इवेंट कर रहे हैं, और टैक्सेबल इवेंट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना है। सो ये तो हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज में क्या सब आएगा।
नेक्स्ट हम करते हैं कि सप्लाई के फॉर्म्स कौन से हैं, किस तरीके से आप सप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई में क्या सब आता है। क्या सब आता है सप्लाई में? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। अगर आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं तो आप सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं तो आप सप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आता है सेल का। सप्लाई में आता है सेल। दैट मीन्स कि अगर आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को किसी को बेच रहे हैं, किसी को मालिकाना हक दे रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल। ठीक है जी। सेल क्या है? गुड्स के केस में सेल क्या है? गुड्स के केस में सेल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक। ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक। और गुड्स का मतलब हम कर चुके हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, गुड्स के अंदर जो मालिकाना हक है वो किसी और को दे देते हैं, तो आप कहते हैं कि आपने सेल करी है। एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए। कार, सबसे पहले देखिए क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? यस। आप अपनी कार को बी को ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट मीन्स आप कार में जो आपका मालिकाना हक है वो आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज सेल। आप सेल कर रहे हैं। और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में सेल किसको माना जाता है? जब आप गुड्स right of utilization of goods, गुड्स को इस्तेमाल करने का हक। किसी और को दे देना। आप गुड्स ट्रांसफर नहीं करे। देखिए कार, आपने कार में जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफर कर दी बी को, इसको तो आप सेल कहेंगे। आपने कार में मालिकाना हक बी को ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने बी को कार रेंट पे दे दी। चल तू 1 महीना यूज कर ले। क्या आपने मालिकाना हक दे दिया? हाँ जी। क्या आपने मालिकाना हक दे दिया बी को? नहीं जी, यहाँ पे मालिकाना हक नहीं दिया। आपने सिर्फ इस्तेमाल करने का हक दिया है। आपने सिर्फ इस्तेमाल करने का हक दिया है बी को। और जब आप किसी गुड्स को इस्तेमाल करने का हक किसी दूसरे इंसान को दे देते हैं तो वो सर्विसेज में आता है। आपने बी से बोला कि तू कार यूज कर ले रेंट पे 1 महीने के लिए, और मुझे बदले में 10,000 रुपया कार को इस्तेमाल करने का रेंट दे दियो। दिस इज व्हाट? दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस।
सो गुड्स में क्या है, गुड्स में तो आप पूरा का पूरा मालिकाना हक ही दूसरे को दे देते हैं, आप ओनरशिप ही ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब आप सेल ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, तो सेल ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है कि आप मालिकाना हक नहीं दे रहे, लेकिन आप सिर्फ गुड्स को इस्तेमाल करने का हक किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, और उसके बदले में आप उससे कुछ चार्ज कर रहे हैं, उससे कुछ कंसिडरेशन ले रहे हैं। दिस इज सेल ऑफ सर्विस। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस, ये दो चीजें हैं, ये आपकी आती है फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का पहला पार्ट, दैट इज सेल। सेल में क्या आएगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस। और अगर हम सेल ऑफ गुड्स की बात करें, सेल ऑफ गुड्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंड सेल ऑफ सर्विसेज मींस इस्तेमाल करने का हक किसी को देना। तो सप्लाई में पहला आ जाएगा सेल, सेकंड इज ट्रांसफर। ट्रांसफर, आप गुड्स या सर्विसेज किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में, और एक आपका ब्रांच ऑफिस है हरियाणा में। आपका दिल्ली वाला ब्रांच ऑफिस है, वो गुड्स भेज रहा है आपके हरियाणा वाले ब्रांच ऑफिस को। दिस इज नोन एज ट्रांसफर। ठीक है जी। सो सप्लाई में क्या आएगा, फर्स्ट सेल, सेकंड ट्रांसफर, और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।